सस्पेक्टेड क्वेश्चन का 3 सीरीज बनाया था, उसी प्रकार से आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बीएफएम के मोस्ट सस्पेक्टेड बीएफएम क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हैं इस सेट में। इसको आप अटेम्प्ट इस प्रकार से कीजिए कि पहले एक बार आप क्वेश्चन देखिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। आप जो आप बनाए हैं, आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी नोट्स का स्रोत है आपके पास, उससे एक बार कंसल्ट कीजिए यदि आपसे नहीं बन रहा है, और एक बार आप खुद से कीजिए और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तब आप रियली में सीख पाएंगे। क्योंकि पता है आपको बीएफएम के बारे में एक महत्वपूर्ण रणनीति आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैक्सिमम 70% जो आपका न्यूमेरिकल है। और याद होगा, न्यूमेरिकल वाले टॉपिक को स्पेशल फोकस देना होता है, खाली देख देख के आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि आप केवल देख लेंगे कि ऐसे करना है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप भूल जाइएगा। तो जब तक उसको कीजिएगा नहीं, तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है आप कुछ गलत स्टेप कर दिए हों, तो जब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा तब आप समझिएगा कि हाँ, ये मेरा गलती था। तो ये बेस्ट तरीका है इस पार्टिकुलर 50 क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का। लगभग 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, और 15 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और जितना पॉसिबल टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 साल का 9% सेमी एनुअल बॉन्ड है, मार्केट यील्ड दे रखा है 7.20%, और इसका 5 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी के लिए। मैक्लोड ड्यूरेशन बॉन्ड का दे रखा है 3.2 ईयर। तो हमसे ये पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट चेंज इन प्राइस कितना होगा यदि मार्केट यील्ड 7.50 से ऊपर भाग जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कि प्राइस 0.93% बढ़ जाएगा, 0.96% बढ़ जाएगा, 0.93% घट जाएगा, 0.96% घट जाएगा। अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैक्लोड ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाई एन। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे वाई यील्ड होता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्लोड ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 3.2 दिया हुआ है। और वाई कितना है हमारा, वाई हमारा यील्ड दिया हुआ है 7.20%, और एन दिया हुआ है हमें 5 ईयर। तो उसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1.036 आएगा, यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा 3.09। अब देखिए दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली होता क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन प्राइस व्हेन मार्केट यील्ड गोज अप बाय 7.5%। क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना। ठीक है। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ये देखिए कि डिफरेंस इन यील्ड कितना है। तो यील्ड पहले का कितना था, पहले था 7.20, अब कितना हो गया 7.50, यानी कितना का इंक्रीज हुआ बताइए। हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.30 का। अब समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो समझिए, ये रेशियो होता है चेंज इन प्राइस का अपॉन चेंज इन यील्ड का। आपको चेंज इन यील्ड पता है, आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता है, तो चेंज इन प्राइस तो निकाल ही सकते हैं ना दोस्तों। कैसे निकालिएगा, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए यील्ड को मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 टाइम्स 3.09 इज इक्वल टू 0.93। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा खुद से। तो दोस्तों, कार्डिनल प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है जब जो है ऊपर जाता है और बॉन्ड का प्राइस कम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि पोर्टफोलियो रिस्क को फुल्ली डाइवर्सिफाइड कर दिया जाए तो पोर्टफोलियो रिस्क किस प्रकार का रिस्क हो जाता है। ए सिस्टमेटिक, बी कंसंट्रेशन, सी ऑपरेशनल, डी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये सब रिस्क होते क्या हैं। तो यदि आपको इन सभी रिस्क के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे बीएफएम के मॉडल बी के प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में चले जाइए, वहाँ पे मैंने सभी तरह के रिस्क को डिस्कस किया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जब देखिए, जब कोई पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेवल पे रिड्यूस हो जाएगा। और जब पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब कि जितने भी रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड हैं, सो व्हेन ऑल रिस्क ऑकर होल। अब देखिए, सभी का सभी रिस्क यदि एक साथ हो जाएंगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण पूरा का पूरा इकोनॉमी फेलियर आ जाएगा, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, यानी सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन से एग्रीमेंट को एक्सचेंज करते हैं। ए फेमा, बी आइकॉन, सी आईएसडीए, और डी स्टाम्प्ड एग्रीमेंट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका आईएसडीए। आईएसडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसल 3 के अनुसार जो रिस्क वेट है कैपिटल चार्ज का क्रेडिट रिस्क का स्टैंडर्डाइज अप्रोच में, तो आपको मैच करना है दोस्तों। क्लेम ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सच एज बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल रेटिंग सच एज मूडीज, फिच, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, AAA टू AA रेटिंग है तो कर रहा है 0%, ट्रिपल बी रेटिंग है तो 20%, बिलो बी रेटिंग है तो 150%। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, फिर है ओनली 1 and 3, फिर 2 and 3 एंड 1 2 and 3। तो बताइए जो रिस्क वेट है वो कौन सा सही है, ये आपको बताना है।
तो ये तो देखिए, ये बेसिकली मेरा एक चार्ट है जो कि मैंने अपने वीडियो में भी समझाया है दोस्तों। आप मेरी क्रेडिट रिस्क वाली वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे जो चार्ट है उसे एक बार देखिए ध्यान से, उसी में बेस्ट क्वेश्चन है। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 एंड 3, यानी सभी के सभी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। मिस्टर राम बैंकिंग विद धनलक्ष्मी बैंक एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर ग्रोइंग वेजिटेबल इन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इन ऊटी वांट टू अपडेट हिज फार्म हाउस विद मॉडर्न मशीनरी। सिंपल सी बात है, वो अपडेट करना चाह रहा है मॉडर्न मशीनरी से, तो वो इंपोर्ट कर रहा है कुछ को चाइनीज मैन्युफैक्चरर मिस्टर जुआंग एलएलसी बीजिंग से, जो कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ $4500। मिस्टर जाउंज एलएलसी हैज इशूड एन इनवॉइस स्टेटिंग द सेल ट्रांजेक्शन मस्ट बी बैक्ड बाय एलसी। As such, Mr. Ram approaches Dhanlakshmi Bank for opening of letter of credit foreign in FCY USD. Dhanlakshmi Bank, China's foreign correspondent bank is Bank of China Beijing. अब देखिए who is who, तो एप्लीकेंट ऑफ एलसी कौन है, बेनिफिशियरी ऑफ एलसी कौन है, एलसी ओपनिंग, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। आप मेरे बीएफएम मॉड्यूल लेके मेरा जो क्विक रिवीजन सेशन है उसमें जाके देखिए, सेम क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अभी मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा, आपको मैं आंसर बता देता हूँ। एप्लीकेंट ऑफ एलसी है मिस्टर राम खमम, फिर हमारे बेनिफिशियरी ऑफ एलसी हैं जाउंज एलएलसी, एलसी ओपनिंग और इशूइंग बैंक है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक, एडवाइजिंग बैंक है बैंक ऑफ चाइना, नेगोशिएटिंग बैंक है दोस्तों चाइना डेवलपमेंट बैंक, और रिम्बर्सिंग बैंक है बैंक ऑफ चाइना एट चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू फेमा 1999 हु इज एनआरआई। ए फर्स्ट सिंस लास्ट 3 ईयर अ मैन वर्किंग इन दुबई। सेकंड अ लास्ट 15 डेज टू टूरिस्ट फॉर यूरोप। यूरोप का स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों, ये EU होगा। आई MBA स्टूडेंट स्टडी फॉर अब्रॉड इन शॉर्ट टाइम। इन फोर्थ है स्पेशलिस्ट ट्रिप फॉर फॉरेन फॉर सेमिनार। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट गोइंग फॉर हायर स्टडीज आर कंसिडर्ड एनआरआई स्पेसिफिकली एज पर RBI गाइडलाइन एवन दो देयर ट्रांजिट अब्रोड इज नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड नॉट फॉर बिजनेस। तो दोस्तों स्टूडेंट अब्रोड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है दोस्तों, वही एनआरआई होता है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, $, स्पॉट रेट दे रखा है 44.50 और 2 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है 44.70। तो इस रेट में फॉरेन एफसी जो है हमारा वो प्रीमियम में है, होम करेंसी डिस्काउंट में है। एफसी और होम करेंसी दोनों प्रीमियम में है, एफसी होम करेंसी दोनों डिस्काउंट में है, होम करेंसी प्रीमियम में है और फॉरेन करेंसी डिस्काउंट में है। बताइए कौन सा सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। क्यों ये करेक्ट आंसर है मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ज़्यादा INR का रिक्वायरमेंट है प्रत्येक यूज के लिए, इसका मतलब USD जो है वो प्रीमियम में होगा और INR जो है वो डिस्काउंट में होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट का कैलकुलेशन करते हैं एक स्पॉट मंथ से, तो वहाँ पे फॉरवर्ड रेट को लिया जाता है। सिमिलरली डिस्काउंट के केस में हायर मंथ फॉरवर्ड रेट को लिया जाता है और मार्जिन को डिस्काउंट के केस में सेपरेट करते हैं और प्रीमियम के केस में ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ बैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ यूजुअली। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी में क्या क्या आता है दोस्तों। पहला है एसेट और लायबिलिटी को बढ़ाना और नेट इनकम को घटाना। दूसरा है कि नेट इनकम को बढ़ाना लेकिन एसेट लायबिलिटी को नहीं चेंज करना। तीसरा है बैंक की लायबिलिटी को बढ़ाना उसके एसेट को नहीं। और चौथा है इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटी नॉट एसेटेड बैंकिंग। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी में याद रखिएगा नेट इनकम को बढ़ाना लेकिन एसेट और लायबिलिटी को चेंज नहीं करना, ये हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप है। देख सकते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ का क्वेश्चन है, ट्रेजरी से रिलेटेड है और मॉड्यूल सी से। तो ट्रेजरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो इस एक्टिविटीज़ को डिवीजन में मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। दूसरा है सब्सक्राइबिंग इन द न्यू इशूज ऑफ नॉन गवर्नमेंट डेट पेपर। तीसरा है मॉनिटरिंग एक्सपोजर स्टॉप लॉस लिमिट। अब किसका क्या काम है ये बताया गया है, तो मेरे मॉड्यूल सी में जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों क्विक रिवीजन सेशन भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे मॉड्यूल सी का। अब बताइए ऑप्शन देख सकते हैं ABCD करके आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D। तो दोस्तों एक बार इसका ध्यान से पढ़िए इसका क्या काम है, मैं आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का A, यानी कि जो हमारा फ्रंट ऑफिस है वो बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट करता है। उसके बाद 2 का D, यानी जो बैक ऑफिस है वो नॉस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन करता है। फिर तीसरा का है दोस्तों C, यानी मिड ऑफिस जो है वो हमारा तीसरा का सी है ना, सॉरी जो मॉनिटरिंग एक्सपोजर स्टॉप लॉस लिमिट है वो मिड ऑफिस करता है। और चौथा का बी है, मैं गलत बता रहा था, चौथा का बी है यानी मेंटेनेंस ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो हमारा बैक ऑफिस करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव से है। इसमें पूछा गया है कि मिस्टर राज ने कॉल ऑप्शन परचेज किया 500 शेयर का ए के साथ। स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 140 रुपया, मैच्योरिटी दे रखा है 3 महीना, प्रीमियम दे रखा है 40 रुपया।
मैच्योर होने के बाद जो ए का शेयर का प्राइस था वो 180 रुपया हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखा है 12% पर एनम। तो हमें पूछा गया है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है इंडिविजुअल के लिए इस ट्रांजेक्शन पे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहली बात कि ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन में ये एज्यूम किया जाता है कि वो 500 शेयर ऑफ ए जो खरीदा है उसका प्राइस 140 रुपया, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो टोटल शेयर को बेच देगा मार्केट पे, किस प्राइस पे, वो जो टोटल शेयर को बेच देगा मार्केट पे 180 रुपये के प्राइस में। ठीक है दोस्तों, तो बताइए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितना खरीदा था बताइए, 500 शेयर खरीदा था और पर शेयर का दाम कितना है 180 रुपया, तो टोटल शेयर का दाम कितना हो जाएगा 90,000 रुपया। तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन में, 20,000 हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। उसको ये जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है उस पर उसको पे भी करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन के लिए, हैज़ टू पे द प्रीमियम, प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्रीमियम कैसे कितना पे करेगा, देखिए प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है 40 रुपया, 40 रुपया एक शेयर का है, और कितना शेयर खरीदा है 500 शेयर खरीदा है, तो टोटल प्रीमियम कितना पे करेगा 20,000। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है कितना 12% दिया हुआ है। तो 3 महीना के लिए बताइए, आपको 3 महीना के लिए ये ट्रांजेक्शन किया गया है, समझ रहे हैं, मैच्योरिटी डेट तो 3 महीना है ना, तो 12% है 1 साल के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से भागा दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3%। तो दोस्तों ये जो 20,000 है उसका 3% निकालिए, कितना हो जाएगा 600। तो टोटल प्रीमियम प्लस प्रीमियम कॉस्ट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 600 यानी 2600, 20,600, सॉरी 20,000 प्लस 600 यानी 20,600। तो दोस्तों टोटल आप देखा जाए तो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का और उसको प्रीमियम देना पड़ रहा है 20,600, यानी 600 रुपये का उसे लॉस है। समझ रहे हैं बात को, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमसे टायर 1 कैपिटल 2500, टायर 2 कैपिटल 2,000। बहुत लोग कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस और वर्टिकल डिसअलाउंस पे क्वेश्चन पोस्ट करने का, तो ये क्वेश्चन ये केस स्टडी उसी लिए बनाया गया है दोस्तों। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, एक केस स्टडी आया था डिसअलाउंस पे, तो इस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चल रहा है, और ये बेसिकली रिविजन करने का बेस्ट तरीका है। टायर 1 कैपिटल है 2500 करोड़, टायर 2 कैपिटल है 2,000 करोड़, रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क अदर देन रिटेल एसेट इंक्लूडिंग 2,000 करोड़ ऑफ कमर्शियल रिटेल एसेट आपको दे रखा है 35,500 करोड़, रिटेल एसेट पे एक्सपोजर दे रखा है 8700 करोड़, टोटल एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेटरल अवेलेबल फॉर रिटेल एसेट 1200 करोड़, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क नेट पोजीशन 450, कैपिटल चार्ज पर स्पेसिफिक रिस्क 190, वर्टिकल एडजस्टमेंट 15, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट 10, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर इक्विटी 150। ये सब डाटा आपको दी गई है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाए आपको तरीके से। और यदि आपको इस पार्टिकुलर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बैंक जो है इसका टायर 1 CRAR को मिनिमम रिक्वायर्ड टायर CRAR से कंपेयर करता है और क्या फाइंड करता है। पहला, दिस टायर 1 CRAR इज मोर एंड एक्सीड रिक्वायरमेंट बाय 675 करोड़। दूसरा, टायर 1 CRAR इज मोर एंड एक्सीड रिक्वायरमेंट बाय 355 करोड़। तीसरा, टायर 1 CRAR फॉल्स शॉर्ट बाय 854 करोड़, नन ऑफ दिस। दोस्तों इसको तरीका मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको समझने के लिए देखिए कि मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आरबीआई के अनुसार टायर 1 CRAR जो है CAR वो होना चाहिए टोटल रिस्क बेस्ड एसेट का 6%। ठीक है, टोटल रिस्क बेस्ड एसेट आप कैसे निकालिएगा, अभी मैं नीचे निकाल रहा हूं दोस्तों, अभी रुक जाइए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ठीक है, 13 नंबर देखिए। 13 में पूछा गया है कि टोटल रिस्क बेस्ड एसेट निकालने कहा गया है। ये क्वेश्चन ऊपर होता ज़्यादा बढ़िया रहता। टोटल रिस्क बेस्ड एसेट किसके लिए निकालना है, मार्केट रिस्क के लिए निकालना है। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, कैसे निकालिएगा टोटल रिस्क बेस्ड एसेट। आपको डाटा क्या दिया हुआ है, देखिए आपको कैपिटल चार्ज दिया हुआ है ना 450, 190, 15, 10, 150, 70, 495। ठीक है, सॉरी 495 नहीं 70 तक। ठीक है, उन सभी को जोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहाँ जोड़ा है दोस्तों, 450, 190, 15, 10, 150 और 70। समझ रहे हैं बात को, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली कैपिटल ही तो है। अब दोस्तों कैपिटल आपको पता है, आपको आना है रिस्क बेस्ड एसेट पे। तो CRAR का तो फॉर्मूला है, देखिए CRAR बेसिकली सेतु का काम करता है। ये 2 चीज़ को जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, कैपिटल को और रिस्क वेट को। तो जब आपको कैपिटल और CRAR बताओ तो रिस्क वेट निकालना हो तो आप CRAR का यूज कर लीजिए। जब आपको रिस्क वेट पता है और आपको कैपिटल निकालना है तो CRAR का यूज कर लीजिए। इस केस में बताइए क्या पता है हमें, इस केस में हमें कैपिटल पता है और हमें CRAR पता है। कितना CRAR है बताइए, RBI कहती है 9%। तो दोस्तों कैपिटल को सबको आप जोड़ लीजिए, कैपिटल आपने जोड़ लिया और फिर उसको आप क्या कीजिए, CRAR से डिवाइड कर दीजिए। यानी देखिए मैंने यहाँ पे किया है, मैंने
सभी कैपिटल को जोड़कर इसको 9% से डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर मिल गया 9833 करोड़। ठीक है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पहले 13 नंबर क्वेश्चन में आपने रिस्क वेट निकाल लिया। चलिए उसके बाद 14 को देखिए, द कैपिटल रिक्वायर फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायर रेट एज पर आरबीआई। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म रिस्क एसेट जो है वो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का 75% होता है एक्सेप्ट एनपीए एज पर आरबीआई नॉर्म। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद इसको रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ 14 नंबर कैसे करना है। अब आप पिछले क्वेश्चन में आ जाइए। बैंक का सीआरएआर पूछा गया है। अब आप बताइए कैसे निकालेगा बैंक का सीआरएआर। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे 35,500 ये सब कहाँ से आए वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ग्रॉस इनकम पूछा गया। ये तो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट वो समझिए। जो यूनिफॉर्म रिस्क एसेट होता है वो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का 75% होगा एक्सेप्ट एनपीए। तो 75% किसका निकालना है? रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का। रिटेल एसेट पोर्टफोलियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, रिटेल एसेट पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है 8,700, लेकिन उसमें से एनपीए जो है उसको घटा देना है। ठीक है दोस्तों, एनपीए को नहीं लेते हैं हम लोग इसमें। तो एनपीए वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8700 में से 1200 सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसका 75% निकालिए तो आपको मिल जाएगा 5625। और जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है वो 9% है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट रिस्क। तो कैपिटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो मैंने निकाला है 5625, ये है हमारा रिस्क बेस्ड एसेट। कैपिटल जो सीआरएआर है वो है 9%। तो आपसे क्या पूछा गया, कैपिटल ही तो निकालने कहा गया, कैसे निकालेगा कैपिटल? तो रिस्क वेट को सीएआर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप 9% निकाल लीजिए। 35,500 प्लस 5625। दोस्तों ये 35,500 कहाँ से आया? तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 35,500 हमारा जो है रिस्क बेस्ड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क अदर देन रिटेल एसेट। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क के लिए जो RW है वो 35,500 है और रिटेल एसेट के लिए अभी हम लोगों ने निकाला है। तो टोटल करने के लिए क्या करेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जोड़ के उसको 9% निकालिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 3,700 करोड़। अब आप जरा पिछले क्वेश्चन में आ जाइए। 13 को हम लोगों ने देख लिया। 12 में क्या पूछा गया है, सीआरएआर ऑफ द बैंक इज। तो सीआरएआर के लिए क्या करते हैं, कैपिटल को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं रिस्क बेस्ड एसेट को। तो कैपिटल कितना है हमारा 2500 और 2000, और हमारा रिस्क वेट तो देख ही सकते हैं अभी हम लोगों ने निकाला है। सबको जोड़ के ऑल इंटू 100 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा सीआरएआर, आपको आंसर आ जाएगा। अब आप पहले क्वेश्चन में आ जाइए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि टायर 1 सीआरएआर जो है कम से कम रिस्क बेस्ड एसेट का 6% होना चाहिए। तो रिस्क बेस्ड एसेट कितना है हम लोगों ने नीचे निकाला है 55,902। देखिए ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है रिस्क बेस्ड एसेट 55,902। ठीक है दोस्तों, और उसका 6% होगा तो वो आपको मिल जाएगा 3,354 करोड़। और जो टायर 1 कैपिटल है वो कितना है 2,500 करोड़ है। तो टायर 1 कैपिटल कितना शॉर्ट कर रहा है, वो शॉर्ट कर रहा है 854 करोड़ से। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा टोटल रिस्क बेस्ड एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क पूछा गया। तो एवरेज ग्रॉस इनकम निकाल लीजिए। इसका तरीका तो पता ही होगा, ग्रॉस इनकम का एवरेज निकाल लीजिए। ये मेरे जो ऑपरेशनल रिस्क का जो केस स्टडी है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको 445 मिल जाएगा। और RW निकालने के लिए 0.09 से डिवाइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डे VAR ऑफ पोर्टफोलियो इज ₹5 लाख विथ 95% कॉन्फिडेंस लेवल इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ में मान लीजिए 125 वर्किंग डेज है। हाउ मेनी टाइम द लॉस ऑन पोर्टफोलियो में एक्सीड ₹5 लाख। यानी क्या दिया हुआ है, एक दिन का VAR दिया हुआ है वो है 5 लाख 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ 6 महीना की पीरियड में। तो कितना टाइम जो है पोर्टफोलियो पे लॉस जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। VAR का मतलब है वैल्यू एट रिस्क। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक डे VAR दिया हुआ है 5 लाख, यानी और कितने कॉन्फिडेंस पे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 95% पॉसिबिलिटी है कि लॉस जो है वो 5 लाख से कम रहेगा, यानी 5% चांस है कि लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा रहेगा। अब 125 दिन यानी कि 6 महीना में ये पॉसिबिलिटी ये है कि 5% चांसों में ऐसा होगा कि लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा होगा। तो आप 125 का 5% निकाले दीजिए, यानी 6.25, यानी 6, मतलब 6 दिन में ऐसा होगा कि लॉस जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होगा। वही तो पूछा गया था कि कितने बार में लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों जो लोग VAR का मीनिंग समझते हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें यही समझाया है कि VAR का एक्चुअल मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको USD INR स्पॉट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 65.60, फिर TOM 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ दिया हुआ है। AD लोड मार्जिन 10 पैसा दिया हुआ है परचेज ट्रांजेक्शन के लिए, और सेल ट्रांजेक्शन के लिए 12 पैसा दिया हुआ है। तो आस्किंग रेट पूछा गया है ओवरनाइट डॉलर के लिए।
तो दोस्तों आस्किंग रेट का मतलब होता है सेलिंग रेट। कैसे निकालिएगा, 65.62 में आप 0.02 को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 65.64। 18 नंबर क्वेश्चन है बिड रेट। बिड रेट मतलब बाइंग रेट। तो 65.60 में 0.02 ऐड कर लीजिए तो आपको बिड रेट मिल जाएगा। उसके बाद टीटी बाइंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इन टॉम डॉलर। तो क्या कीजिएगा, इसे मार्जिन भी लेना पड़ेगा। तो बाइंग रेट है तो 65.60 प्लस 0.02 माइनस 0.10 65.52। फिर फॉरवर्ड सेलिंग रेट पूछा गया है तो वो उसमें भी सेम काम है, मार्जिन को जोड़ देते हैं सेलिंग रेट में, तो उसमें आपको मिल जाएगा 66.07। 21 में है टॉम यूनिफाई यूएसडी रेट सेलिंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन टॉम डॉलर, तो वो आपको मिल जाएगा 65.77। अब फॉरवर्ड टीटी बाइंग रेट फॉर 1 मंथ यूएसडी निकाला गया है। ये सब के बारे में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन इसे नहीं कर रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर इज 65.65। अब देखिए नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है। एक ब्लैंक प्लान कर रहा है अपने स्टैंडर्डाइज स्विच ओवर करना स्टैंडर्डाइज अप्रोच को ऑपरेशनल रिस्क के लिए। तो जो डाटा उसने कलेक्ट किया वो आपके सामने है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए इतना, ट्रेडिंग एंड सेल के लिए इतना, और सब आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसके बेसिस पे, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेशनल रिस्क के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ मैं। कैपिटल देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो बीटा फैक्टर है इसका काम होता है ऑपरेशनल रिस्क में। देखिए बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बीटा फैक्टर कितना है, 18%। तो आप क्या कीजिएगा कि देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है, जो कैपिटल चार्ज पर इस बिजनेस लाइन होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ग्रॉस इनकम को बाय अ फैक्टर, जिस फैक्टर को बीटा फैक्टर कहते हैं। तो ग्रॉस इनकम ले लीजिए और उसको बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ग्रॉस इनकम देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए कितना है ग्रॉस इनकम, 3380, और बीटा फैक्टर कितना है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%। तो 18% निकाल लीजिए 3380 का, तो मिल जाएगा आपको 608। उसी तरह आप क्या कीजिए, इस ऊपर वाले चार्ट से आप ग्रॉस इनकम लीजिए और नीचे वाले चार्ट से आपको क्या लेना है, बीटा फैक्टर लेना है। बीटा फैक्टर एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबको गुना कीजिए और सबको जोड़ दीजिए तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। कितना निकलेगा बताइए, 1687 करोड़ निकलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर मैं आपके साथ ये जो MCQ सेशन डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपका बेसिकली रिवीजन भी हो रहा है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में नया नया कंसेप्ट है। कभी आप मॉड्यूल ए में आते हैं, कभी सी में आते हैं, कभी बी में, कभी डी में। तो दोस्तों इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपिटल रिक्वायर अंडर बेसिक। आप देखिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशन में पूछा गया है, तो वो क्या हो गया, बहुत सिंपल है। सबको जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा 10,440 और उसका 15% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1566। वही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, यील्ड का रिस्क को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो हमारा रिस्क जो कि यील्ड के अल्टर होने के कारण आता है, अलग अलग मैच्योरिटी के और उसके NII पे इम्पैक्ट। दूसरा ऑप्शन है जो हमारा यील्ड कर्व रॉन्ग ड्रॉ करते हैं बैंक स्टाफ के द्वारा, उसे कहते हैं। तीसरा है लो करंट यील्ड और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अल्टरिंग ऑफ यील्ड अक्रॉस मैच्योरिटी एंड इम्पैक्ट ऑन NII। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रेडिंग बुक इज नॉट करेक्ट। ट्रेडिंग बुक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया, नॉट नहीं है, करेक्ट है। तो मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलो इन डिफरेंस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, VAR एनफ नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो के मार्केट रिस्क को एसेस करने का, तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों डिजायरेबल होता है। पहला है ऑप्शन ए, इट हेल्प इन कैलिब्रेटिंग व्यवहार मॉडल, इट हेल्प एडिशनल रिस्क मेजर, इट हेल्प इन एसेसिंग रिस्क ड्यू टू एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मार्केट पैरामीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लॉस गिवन डिफॉल्ट आपको निकालने कहा गया है कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन के लिए अंडर IRB मेथड। टोटल एक्सपोजर दे रखा है 10 लाख US डॉलर का, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस दे रखा है 15% का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिफॉल्ट प्रोपोर्शन के केस में जो आपका लॉस होता है वो 15% होता है, तो 15% निकाल लीजिए आप 10 लाख का, यानी 1.5 लाख आ जाएगा। अब देखिए CCB पूछा गया है, बेसल 3 CCB कितना रिकमेंड करता है RWA का। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो को 12.9 पे मेंटेन करना है। मिनिमम टायर 1 कैपिटल रेशियो और मिनिमम टायर 2 हैव टू मेंटेन एट 10.5% एंड 2% ऑफ रिस्क बेस्ड एसेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डज नॉट इन्वॉल्व जीरो रिस्क। इसमें जीरो रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता है। शेयर में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड एंड डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करना, टर्म डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी शेयर में इन्वेस्ट करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, पर एनम वोलेटिलिटी 25% है, ट्रेडिंग डे पर एनम है 252, तो वोलेटिलिटी पर डे निकालने का गया है। तो करेक्ट आंसर है किसी टाइम हॉरिजन में जो वोलेटिलिटी होता है वो डेली वोलेटिलिटी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम होता है। तो 25 इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 252, इसे आपको सॉल्व कीजिएगा तो 1.58 आ जाएगा, और उसको यदि डेसिमल में करना है तो 0.0158 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डैश। करेक्ट ऑप्शन NII, NIM, MBE,
और ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर सब है। दोस्तों एनआई है, याद रखिएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआई में नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एमबी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ईएफसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जितने भी ईएफसी अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल कंपनी जो रेजिडेंट इन इंडिया वो ईएफसी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ईएफसी को हम लोग करंट अकाउंट के फॉर्म में रख सकते हैं, कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। ये फैसिलिटी फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के लिए प्रोवाइड किया गया, एक्सपोर्टर के लिए भी। और ऑप्शन डी है ऑल आर ट्रू, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल आर ट्रू। 34 नंबर क्वेश्चन में एक टी बिल दिया हुआ है 91 दिन का, मैच्योरिटी है 73 दिन का, उसका प्राइसिंग किया गया 99 दिन का, 99 रुपया पे, तो यील्ड कितना होगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 100 माइनस पी अपॉन पी इंटू 365/d इंटू 100, पुट कीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रीशिपमेंट लोन का बैलेंस दे रखा है 40 लाख, ईसीईसी कवर दे रखा है 60%, प्राइमरी सिक्योरिटी का वैल्यू दे रखा है 15 लाख, अकाउंट मोर देन 2 साल से ज़्यादा अकाउंट डाउटफुल है, तो प्रोविजनिंग अमाउंट बताना है। देखिए लोन अमाउंट कितना है 40 लाख है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है 15 लाख है। दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है जब ईसीजीसी इन्वॉल्व होता है तो प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, मेरे एसेट एंड प्रोविजनिंग मॉड्यूल डी के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो ईसीजीसी कवर 25 लाख है, सिक्योर्ड अमाउंट आप निकाल सकते हैं, सिक्योर्ड अमाउंट 10 लाख है सिक्योर्ड अमाउंट। तो दोस्तों कुल मिलाकर टोटल प्रोविजनिंग 16 लाख का होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में है, ए जो इंडियन है जो कि यूके में जाके सेटल हो गया है और बी से शादी कर लिया जो कि केनिया से है और वो ब्रिटिश सिटीजन है। उनके 2 लड़के हैं सी और डी जो कि लंदन में बॉन्ड किए हैं। सी ने पाकिस्तानी सिटीजन के साथ मैरी किया है और कराची में सेटल हो गया, तो डी लंदन में वर्क कर रहा है, तो डी का स्टेटस क्या होगा? दोस्तों डी का स्टेटस होगा हमारा पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन। ए जो है किस तरह का अकाउंट खोल सकता है? एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआरबी, करेक्ट आंसर है तीनों का तीनों अकाउंट खोल सकता है। ए नॉमिनी किसे बना सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, नॉमिनी में कोई लिमिटेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। और सी जो है एनआरआई अकाउंट किसके परमिशन के बाद खुलवा सकता है? तो दोस्तों आरबीआई की परमिशन के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बैंक का लिक्विडिटी पोजीशन होता है उसका एडिक्वेसी किन चीज़ों पे निर्भर करता है? पहला सोर्स ऑफ फंड पे, दूसरा एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड पे, तीसरा प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी पे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। जब नॉस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट होगा बाद में पेमेंट के बाद में, तो कौन सा रेट नहीं अप्लाई होगा? देखिए विल नॉट कह रहा है, टीटी बाइंग रेट, विल बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3। क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस केस में बिल बाइंग रेट अप्लाई होता है। इसका ट्रिक मैंने समझाया है अपने वीडियो में। तो करेक्ट आंसर है 1 and 3। प्रोजेक्ट लोन बैंक को दिया जाता है, कॉर्पोरेट को, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप दोनों को, कॉर्पोरेट पार्टनर सोसाइटी तीनों को, यानी किसी बिजनेस एंटिटी। करेक्ट आंसर है आंसर डी। कौन सा अप्रोच यूज करते हैं फंडिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए? स्टॉक अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, फ्लो अप्रोच, क्वांटिटी अप्रोच। तो दोस्तों स्टॉक और फ्लो अप्रोच यूज करते हैं, यानी 1 and 3 करेक्ट आंसर है। 1 and 3 हमारा करेक्ट आंसर है इसका। एनआरई अकाउंट को ओपन किया जाता है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सिंगल नेम अकाउंट बाय नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जॉइंट अकाउंट अदर रेजिडेंट, जॉइंट अकाउंट फार्मर सर्वाइवर अकाउंट रेजिडेंट कैन ओपन, अकाउंट नेम आवासीय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई एनआरआई जो है वो जॉइंट एनआरई अकाउंट रेजिडेंट के साथ नहीं खुलवा सकता, ही कैन ओपन एनआरई जॉइंट अकाउंट विद अनदर एनआरआई। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग विच अकाउंट कैन ए पर्सन, जो पर्सन भारत के बाहर रह रहा है और जिसका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है वो ऑथराइज डीलर के साथ कौन सा अकाउंट खुलवा सकता है ताकि वो जो है रुपीज़ में पैसा कर सके? तो दोस्तों याद रखिएगा करेक्ट आंसर है SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपीज़ अकाउंट। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था और चांस है पूछे जाने की। अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जिसको हम लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर लोन के लिए पर्पज़ के लिए क्लासीफाई करते हैं, चाहे परफॉर्मिंग हो या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, तो उसका ड्यूरेशन कितना महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 12, 1, 9, 1, 6, 1, 6, 9, करेक्ट आंसर है 6, 1। तो हमारा यदि वो जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 6 महीना और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में आपका है 1 साल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया है, वो 1 ईयर, यहाँ ईयर लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, किसी टोटल एडवांस 1 लाख है, ग्रॉस एनपीए 12% है, नेट एनपीए 6% है। आपको ग्रॉस एनपीए निकालना है, तो ग्रॉस एनपीए कैसे निकालिएगा? टोटल एडवांस परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए, यानी 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 करोड़। उसके बाद दोस्तों नेट एनपीए कैसे निकालिएगा? टोटल एडवांस का परसेंट ऑफ नेट एनपीए, तो वो आपका 6% दिया हुआ है, तो 6% 1 लाख का निकाल लीजिए यानी 6,000 करोड़। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड लोन का प्रोविजन बताया गया है, तो स्टैंडर्ड लोन का प्रोविजन टोटल एडवांस माइनस ग्रॉस एनपीए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 88,000, और ये जो आपको पता ही होगा 0.4% होता है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 352 करोड़ रुपया। तो दोस्तों तो तरीका मैंने बताया था उसे ही अप्लाई कीजिएगा, पहले बार खुद से ट्राई कीजिए फिर सॉल्व कीजिए, फिर मेरे आंसर को देखिए। और एनपीए अकाउंट में प्रोविजनिंग बताया गया है, तो वो होगा हमारा वो कितना आएगा 6,000 करोड़। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला सेशन बीएफएम के एमसीक्यू पार्ट 1।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो और लाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों व्यूज़ थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें इस पार्टिकुलर PDF को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन अलग अलग वैराइटीज़ के लाता है और उसका आंसर एक्सप्लेनेशन को करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों व्यूज़ और थोड़ा आना चाहिए हमारे चैनल में। और दोस्तों यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, जिसमें आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि मेरा व्यूज़ ज़्यादा रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा इस तरह का सेशन लाऊंगा आगे जो 5 दिन है उसमें। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपका पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है। और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ आएँ, वो लोग भी हमारे वीडियो को देखें। और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैं सेट्स करवाऊंगा, जितना सेट्स मैं करवाऊंगा उतना आपको फ़ायदा होगा। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हमारे एग्जामिनेशन में। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। अरे मित्रों नमस्कार, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे JIV एंड CIV मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो ये वीडियो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड BFM MCQ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 लाया था। बेसिकली ये 50 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, जिसको आप एक बार खुद से टाइम टेबल लेके एक बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि BFM का जो पेपर है वो न्यूमेरिकल पेपर ज़्यादा है और न्यूमेरिकल में यदि फॉर्मूला में गलत फॉर्मूला पुट किए तो गलती होने के चांसेस हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। आपने जो भी थ्योरी मेंटेन रखा है उससे देखिए, यदि नहीं मेंटेन रखा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको मैं थ्योरी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ। दोस्तों हमारे चैनल पे क्विक रिविजन सेशन अवेलेबल है मॉड्यूल वाइज ABCD का, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। ये बेसिकली एक सेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी लेटर ऑफ क्रेडिट में इनमें से कौन से प्राइमरीली लायबल होते हैं। पहला कन्फर्मिंग बैंक है, दूसरा रिम्बर्सिंग बैंक है, तीसरा इशूइंग बैंक है और चौथा है इशूइंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक। तो फ्रेंड्स बताइए करेक्ट आंसर है इसका। सबसे पहले इशूइंग बैंक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। और यदि इशूइंग बैंक फेल कर जाए तो ये कन्फर्मिंग बैंक की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला जिम्मेवारी किसका है दोस्तों? इशूइंग बैंक का। और यदि इशूइंग बैंक फेल कर जाए तो ये जिम्मेवारी किसका है दोस्तों? कन्फर्मिंग बैंक का। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अ रिपोर्ट अबाउट डेथ ऑफ द नॉन रेजिडेंट इज रिसीव्ड हु हैज मेंटेन NRO अकाउंट विथ नॉमिनेशन। तो एक रिपोर्ट था बैलेंस इन द अकाउंट विल बी। देखिए हुआ क्या कि नॉन रेजिडेंट के डेथ के बारे में एक रिपोर्ट के बारे में पता चला, जिसने NRO अकाउंट मेंटेन किया था नॉमिनेशन के साथ। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। A, जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो NRO अकाउंट ऑफ नॉमिनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि नॉमिनी भी जो है नॉन रेजिडेंट है। B, जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो नॉमिनी के नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि वो रेजिडेंट है। C कर रहा है कि जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो अब्रोड भेज दिया जाएगा नॉमिनी के रिक्वेस्ट पे। D कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो C ऑप्शन नॉन करेक्ट है, बाहर नहीं भेजे जा सकते हैं तो आप दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखिए जो हमारा बैलेंस अकाउंट का है वो उसके नॉमिनी में चला जाएगा यदि वो नॉन रेजिडेंट है। यदि वो रेजिडेंट है तभी नॉमिनी के अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आप नॉमिनी के रिक्वेस्ट पे उस पैसे को बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फेमा एक्ट 1999 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा चीज़ किसी फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में इंक्लूड नहीं किया गया है। A है डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, B है बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, C है डिमांड ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक पेबल इन फॉरेन करेंसी, D है डिमांड ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन होम करेंसी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर D। तो फेमा एक्ट 1999 के अनुसार आप डिमांड ड्राफ्ट और या ट्रैवलर चेक ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन होम करेंसी को आप फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर D। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक बैंक ब्रांच ने एक टर्म लोन सैंक्शन किया है 10 लाख का 7 साल के लिए 3% ब्याज दर पे, जो कि बेस रेट से के रिस्पेक्ट में है दोस्तों। फंडिंग जो है वो किया जा रहा है, एक डिपॉजिट है 3 साल का 7% इंटरेस्ट पे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्री पेमेंट ऑफ लोन पे और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फॉर कस्टमर पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन किस प्रकार से रिस्क से एक्सपोज है, समझ रहे हैं बात को। एक तरफ आपका टर्म लोन है और दूसरी तरफ आपका डिपॉजिट है। टर्म लोन भी 7 साल का है, इंटरेस्ट 3% का है, और डिपॉजिट भी 3 साल का है और इंटरेस्ट रेट 7% है। देखिए अंतर अलग अलग है, समझ रहे हैं बात को। मैच्योरिटी मिसमैच है यहाँ, एक 7 साल है, एक 3 साल है, एक 3% है, एक 7% है।
रेट का भी मिसमैच है। तो कौन सा रिस्क है? लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, गैप और मिसमैच रिस्क है और एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेकिन आप यहाँ फंस जाइएगा। देखिए मिसमैच तो दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन एक लास्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर प्री पेमेंट ऑफ लोन एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, यही गेम चेंजर है दोस्तों, यही की पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जब ये लिख दिया है कि प्री पेमेंट ऑफ लोन या डिपॉजिट के विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लाइन मेक द ट्रिक, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्री पेमेंट और विड्रॉल, अदरवाइज ऑल आर डिफरेंट। देखिए इंटरेस्ट रेट भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, तो वो गैप रिस्क होता, लेकिन लास्ट लाइन के कारण ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, गैप रिस्क क्या है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या है। इसको डिटेल में मैंने अपने रिस्क मॉड्यूल बी का जो मेरा प्लेलिस्ट है उससे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है रिस्क वाले टॉपिक में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं यदि आप, और ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ऑथराइज डीलर मे एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश अप टू रुपीज इतना अगेंस्ट सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल अब्रोड। देखिए ऑथराइज डीलर कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश अगेंस्ट सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए। वेर एवर द सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड द अमाउंट इक्विवेलेंट टू डैश, द पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड ओनली बाय क्रॉस चेक, बैंक चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का जो सेल है वो इतना अमाउंट का एक्सीड करेगा तो पेमेंट जो है क्या तो क्रॉस चेक में होगा या पे ऑर्डर में होगा या डिमांड ड्राफ्ट में होगा, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड में होगा। पहला है 50,000, दूसरा है 49,999, तीसरा है 20,000 और चौथा है 19,999। तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल अब्रोड कैन बी परचेज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन अगेंस्ट रुपी पेमेंट इन कैश बिलो ₹50,000। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने फॉरेन एक्सचेंज को फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉ किया जा सकता है फॉरेन विजिट के लिए या एब्रोड ट्रैवल के लिए, कुछ किसी पर्पज़ के लिए। और पर्पज़ देखिए क्या है, एज गिफ्ट टू पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और एज डोनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब यदि मान लीजिए कोई भारत से बाहर रह रहा है, उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन कर रहे हैं क्योंकि भारत से बाहर है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज को आप ड्रॉ कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में? ऑप्शन ए है $3,000, ऑप्शन बी है $5,000, ऑप्शन सी है $10,000, ऑप्शन डी है $2.5 लाख। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी $2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या इंक्लूडेड नहीं है? पहला है अकाउंट मेंटेनेंस, दूसरा है ब्रांच कोऑपरेशन बैंक के बिहाफ में, तीसरा है ऑथेंटिफाइंग एंड एडवाइजिंग ऑफ एलसी और चौथा है कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में हमारा ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में इंक्लूडेड है, यानी अकाउंट मेंटेनेंस भी है, एलसी का एडवाइस करना, ऑथेंटिफाई करना भी है और चेक और बिल का कलेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज। अब देखिए क्या हुआ कि पहले से एंटिसिपेट नहीं किया गया था और लगातार विड्रॉल पैसा का होते जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक जरूरत हो जाएगी कि नेट आउटफ्लो का रिप्लेस किया जाए। तो ऐसे में कौन सा रिस्क आता है? कॉल रिस्क, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कौन सा होगा बताइए? तो दोस्तों ऐसे में टाइम रिस्क आता है हमारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी का पार्ट है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हैं। द नीड टू कॉम्पेंसेट फॉर नॉन एक्सपेक्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड। देखिए समझिए बात को, उसमें था आउटफ्लो, समझ रहे हैं, और इस केस में क्या है, इनफ्लो। तो अब आपको क्या करना है कि जो नॉन रिसिप्ट पैसा नहीं है रिसिप्ट हो रहा है और इनफ्लो आ ही नहीं रहा है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो नीड आता है उसमें कौन सा रिस्क होता है? कॉल रिस्क, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसी एनपीए के क्लासिफिकेशन में एक अकाउंट स्टैंडर्ड से लॉस कैटेगरी में चला जाता है जब, ऑप्शन ए कर रहा है जब लॉस ऑफ सिक्योरिटी 10% से ज़्यादा हो जाए, ऑप्शन बी कर रहा है लॉस ऑफ सिक्योरिटी 50% या उससे ज़्यादा हो जाए, ऑप्शन सी कर रहा है लॉस ऑफ सिक्योरिटी 90% से ज़्यादा हो जाए, और डी कर रहा है कि स्टैंडर्ड अकाउंट को सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, यदि सिक्योरिटी का वैल्यू जो है 90% से ज़्यादा इरोड हो जाए तो एसेट को क्लासीफाई कर देना चाहिए लॉस एसेट में। ठीक है, तो वही कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक 7 साल का 7.5% बॉन्ड है जिसका सेमी एनुअल इंटरेस्ट यील्डिंग 8% दिया हुआ है और 5 साल मैच्योरिटी के लिए वो बचा हुआ है। मैक्लाउड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है 3.9 ईयर। तो प्राइस में क्या चेंज होगा यदि मार्केट यील्ड जो है 7.90% घट जाए? ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ जाएगा 0.39% से, बी है 0.375 से बढ़ जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बीएफएम के एग्जामिनेशन में, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इससे प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। निश्चित रूप से आप सफल होंगे यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को एकदम डेडिकेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो सी में कर रहा है कि प्राइस इतना से बढ़ जाएगा, डी में कर रहा है प्राइस इतना से घट जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर
है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मैक्रो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाई एन। तो वाई कितना है हमारा यहाँ पे, वाई एन कितना है, एन है 5 साल और वाई है 0.1, वाई है 0.08। तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3.9 अपॉन 3.9 डिवाइडेड बाई 1.04 यानी 3.75। और दोस्तों यील्ड का डिफरेंस कितना है बताइए, पहले यील्ड था 8% और अब ये हो गया 7.90 यानी डिफरेंस हो गया 0.10। तो दोस्तों जो प्राइस में चेंज होगा वो होगा मैक्लाउड ड्यूरेशन टाइम्स डिफरेंस इन यील्ड। तो डिफरेंस इन यील्ड है 0.10 और हमारा मैक्लाउड ड्यूरेशन है 3.75, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.375 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मार्केट यील्ड जो है 7.90 घट गया है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है ना, यदि यील्ड घटेगा तो प्राइस हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों कितना प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस 0.375 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, ईसीजीसी इंडिया का कंट्री को 7 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, उसमें से B2 क्या इंडिकेट करता है, ए इनसिग्निफिकेंट रिस्क, बी लो रिस्क, सी मॉडरेटली लो रिस्क और डी मॉडरेट रिस्क। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो कभी मॉड्यूल बी में, कभी ए, कभी सी, कभी डी, तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है मॉड्यूल वाइज। एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए आपका प्रैक्टिस इस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों ईसीजीसी ने जो क्लासिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे चार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। A1 है इनसिग्निफिकेंट रिस्क, A2 है लो रिस्क, B1 मॉडरेटली लो रिस्क, B2 मॉडरेट रिस्क, C1 मॉडरेटली हाई रिस्क, C2 हाई रिस्क और D वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों B2 के बारे में क्या है, B2 हमारा मॉडरेट रिस्क है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक नॉमिनेटेड बैंक ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया है जो कि एलसी के अंदर ड्रॉ किया गया था 22 जुलाई को, वेडनेसडे का दिन था। तो लास्ट दिन कब होगा, जब डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा ताकि पेमेंट कर दिया जाए। समझ रहे हैं बात को, नॉमिनेटेड बैंक ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया एलसी का, कब रिसीव किया, तो 22 जुलाई को रिसीव किया और वेडनेसडे का दिन था। तो कब तक उसको एग्जामिन करने का समय दिया गया है, ठीक है, ए है 29 जुलाई, बी है 26 जुलाई, सी है 28 जुलाई और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 बैंकिंग डेज है जिसमें से सैटरडे और संडे हॉलीडे हो सकता है। तो और फॉर्मूला ये चीज़ याद रखिएगा, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए टाइम कितना दिया गया है, इशूइंग बैंक हो या कन्फर्मिंग बैंक हो या कोई नॉमिनेटेड बैंक हो, सभी के पास 5 बैंकिंग डे होता है। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को हम हॉलीडे यदि मान लें तो बेसिकली हमारे पास 5 दिन होगा बैंकिंग डेज फॉलोइंग द डे ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन के बाद जिस दिन रिसिप्ट हुआ उस दिन नहीं, उसके अगले दिन से, ठीक है, ताकि इन 5 दिनों में वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करे और डिटरमाइन करे कि वो लेना है या ना लेना है। दोस्तों मैंने एलसी का पीडीएफ प्रोवाइड किया है अपने मेंबर्स को, तो वो पीडीएफ में मैंने सभी पॉइंट्स को यूसीपीडीसी के जितने भी एक्ट्स हैं उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरे इस चैनल पे आपको एलसी से रिलेटेड केस स्टडी भी मिल जाएंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एनआरआई जो है किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा नहीं लिखा हुआ है। पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा स्मॉल सेविंग स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा ट्रेजरी बिल और चौथा है म्यूचुअल फंड का यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा कोई भी रेसिडेंट जो कि पीपीएफ में अकाउंट खुलवा रहा है और वो यदि नॉन रेजिडेंट हो जाए जब भी मैच्योरिटी पीरियड के अंदर, तो उसका अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है, उसी दिन से जब से वो नॉन रेजिडेंट हुआ। तो याद रखिएगा पीपीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट कोई एनआरआई नहीं कर सकता है या स्मॉल सेविंग स्कीम में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक है जिसका 10 डे का वीएआर दे रखा है 100 मिलियन का, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का। उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका डेली लॉस 3.75 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा 3 दिन 1 साल में, फिर डेली लॉस जो 100 मिलियन एक्सीड कर जाएगा 3 दिन 1 साल में। सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। दोस्तों वीआर पे क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट 1 में भी लिया था, एमसीक्यू का पार्ट 1 सेशन जो था उसमें भी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि वीआर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप वहाँ जाके उसे समझ सकते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल में 250 वर्किंग डेज है। तो दोस्तों डेली वीआर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, कैसे निकालिएगा बताइए। आपको 100 मिलियन जो दिया हुआ है वो 10 दिन का वीआर है, तो डेली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 31.65 मिलियन। समझ रहे हैं बात को। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि 1% चांस है वीआर के ऊपर लॉस में। टोटल दिन कितना है, 250 दिन है, 1% 250 का कितना होगा, 2.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन मान सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका 1% निकला हमारा वो कितना होगा, 3 डेज इन अ ईयर होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा स्पेस से रिलेटेड, टाइम बकेट से रिलेटेड है। तो आप लोग कहते हैं कि टाइम बकेट का केस स्टडी करवाइए, तो आपके सामने है टाइम बकेट का केस स्टडी। ध्यान से कीजिए इस केस स्टडी को। एबीसी बैंक ने कुछ डाटा दिया था रेट सेंसिटिव एसेट के बारे में और रेट सेंसिटिव लायबिलिटी के बारे में बैंक का 31 मार्च 2018 को। देखिए एक कॉलम है टाइम बकेट का, एक कॉलम है एसेट का, एक कॉलम है लायबिलिटी का, एक कॉलम है गैप का और एक कॉलम है क्युमुलेटिव गैप का। अब देखिए ये टोटल भी किया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया देना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे
नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि इंटरेस्ट रेट जो है 50 बेसिक पॉइंट स्किल से फॉल कर गया सेकेंड टाइम बकेट में, तो एनआईआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है 0.50 करोड़ बढ़ जाएगा, दूसरा है 0.50 करोड़ घट जाएगा, 1 करोड़ बढ़ जाएगा, 1 करोड़ घट जाएगा। तो दोस्तों जरा सेकंड टाइम बकेट का गैप को देखिए कितना है, बताइए। सेकंड का टाइम बकेट गैप को जरा देखिए, तो आप जरा गैप बताइए कितना है। गैप 100 दिख रहा है ना आपको, चलिए 100 आपको गैप मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक पॉइंट स्केल कितना का रेट इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, 50 बेसिक पॉइंट स्केल फॉल कर रहा है ना दोस्तों। अब बेसिक पॉइंट स्केल जब मैं बोलता हूँ तो ये पैसा है, पैसा को रुपीज़ में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो एक तो 100 है परसेंटेज के लिए और एक 100 है आपका पैसा टू रुपीज़ कन्वर्जन के लिए, इसीलिए आप डिनोमिनेटर में 10,000 देख रहे हैं। आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों 10,000 लिखा गया है, 100 गुने 100 किया गया है, समझ रहे हैं बात को। तो 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 50/10,000 से, जो कि आपको मिल जाएगा 0.50। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा और इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा घट रहा है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है। ये तो बेसिक सी बात है, समझ रहे हैं। बेसिकली एक हमारा, समझिए बात को, इंटरेस्ट रेट घट रहा है ना, तो जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, और जो 100 है हमारा वो तो गैप पॉजिटिव है, गैप हमारा पॉजिटिव है, और इंटरेस्ट रेट का जो चेंज है वो नेगेटिव है। तो आप यदि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना। इसलिए जो एनआईआई है वो हमारा घट जाएगा। कितना घट जाएगा, तो -0.50 घट जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट स्केल से बढ़ जाए 5वां टाइम बकेट में, यानी 1 से 3 साल तक, तो एनआईआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जरा 5th टाइम बकेट का गैप निकालिए, गैप देखिए कितना है। तो 5th टाइम बकेट 1 2 3 4 5, देखिए -50 गैप है। चलिए यहाँ पे देखिए गैप नेगेटिव है आपका, समझ रहे हैं बात को, तो गैप आपका नेगेटिव है। फिर से वही काम, 50 बेसिक पॉइंट स्केल घटा है ना हमारा इंटरेस्ट रेट, तो आप क्या कीजिएगा 50 × 50/10,000 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आप कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.25। और फिर से वही बात, एक पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे हमारा राइज हुआ है, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट का चेंज पॉजिटिव है, और गैप हमारा नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों ये हमारा 0.25 है, वो हमारा नेगेटिव है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ फिर से देखिए इंटरेस्ट रेट 25 बेसिक पॉइंट स्केल से घट गया। अब किस टाइम बकेट में घटा है, 6 टाइम बकेट में घटा है। तो एनआईआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जरा 6 टाइम बकेट को देखिए जरा, 1 2 3 4 5 यानी 3 से 5 साल, गैप निकालिए, गैप कितना है 100। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चार्ट में से किस डाटा को हमें यूज करना है, बाकी तो स्क्रैप है, बाकी हमें से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखिए एसेट लायबिलिटी यदि दिया हो तो गैप आप कैसे निकालते हैं, ये सब भी देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर चार्ट से। क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है, आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 से 5 साल का गैप है वो 100 है। तो फ्रेंड्स आपको 100 का 25/10,000 कर लीजिए तो मिल जाएगा 0.25। फिर से वही बात, यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों घट रहा है, सॉरी गैप पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए -0.25 होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 7th टाइम बकेट में इंटरेस्ट रेट 75 बेसिक पॉइंट स्केल से बढ़ गया, घट गया, तो एनआईआई पे क्या इंपैक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक के पास क्या इंपैक्ट होता है इंटरेस्ट चेंज का एनआईआई पे। अब देखिए इंटरेस्ट जब हमारा बढ़ रहा होता है तो इंटरेस्ट रेट के चेंज के पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एनआईआई पे, एडवर्स, फेवरेबल, न्यूट्रल और इनसफिशिएंट इनपुट। बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फेवरेबल। जब हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज पॉजिटिव हो तो उस केस में हमारा जो है फेवरेबल इंपैक्ट होता है एनआईआई पे। तो आप इसको यदि समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो मैंने एक केस स्टडी बनाया है एनआईआई पे, मेरे बीएफएम के केस स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको जाके देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट सिनेरियो फॉल कर रहा है, और मैंने एक चार्ट भी बनाया था दोस्तों जो मैंने अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किया है, उसमें बेसिकली मैंने इसको दिखाया है कि किस चीज़ का इफेक्ट कैसे होता है, और फॉलिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक का क्या इंपैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट चेंज पे एनआईआई पे, तो ये एडवर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। 22 नंबर क्वेश्चन में है टोटल रेट सेंसिटिव एसेट फॉर द बैंक इज। तो टोटल रेट सेंसिटिव एसेट कैसे निकालेगा, देखिए टोटल रेट सेंसिटिव आपको 5500 दिया हुआ है, 5500 देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना रेट सेंसिटिव एसेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एसेट है 250, तो सेंसिटिव एसेट कितना हो जाएगा, टोटल माइनस एसेट यानी कि 5250। टोटल रेट सेंसिटिव लायबिलिटी कितना होगा, टोटल है 5500, लायबिलिटी है 350, तो सेंसिटिव लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ आरबीआई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ आरबीआई टू चेक इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। यानी इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के हैंड में नहीं है। ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है एसडीआर, ऑप्शन सी है बैंक रेट, ऑप्शन डी है कैश रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों एसडीआर करेक्ट आंसर इसका, स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर। एसडीआर से आरबीआई इन्फ्लेशन को चेक नहीं करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है एनआरई रुपीज़ जो फिक्स डिपॉजिट है 10 साल के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो किससे लिंक है। 3 साल के लाइवॉर से, 10 साल के लाइवॉर से, 10 साल के लिए नाइफॉर से और 10 साल के लिए बीपीएलआर से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 3 साल के लाइवॉर से। अब देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल सी से है। इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, क्रॉस करेंसी बेसिक स्वैप, क्रॉस करेंसी कूपन स्वैप, इक्विटी स्वैप। ए है एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स इंटरेस्ट रेट विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इन द सेम करेंसी। बी है एक्सचेंज ऑफ फिक्स विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इन द डिफरेंट करेंसी। सी है एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर फ्लोटिंग ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसी तरह डी और ई है आपका। तो देखिए याद रखिए इसका मैं ट्रिक समझाता हूँ। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है उसके लिए ए होगा, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे एक्सचेंज होगा फ्लोटिंग और सेम करेंसी में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से। करेंसी स्वैप में क्या हो गया कि फिक्स इंटरेस्ट रेट का डिफरेंट करेंसीज में एक्सचेंज होगा। फिर आपका जो क्रॉस करेंसी बेसिक स्वैप में क्या हो गया कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज होगा डिफरेंट करेंसी में। क्रॉस करेंसी कूपन स्वैप में क्या होगा कि फिक्स्ड का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ एक्सचेंज होगा डिफरेंट करेंसी में। और इक्विटी स्वैप में क्या होगा कि रेट ऑफ रिटर्न का एक्सचेंज होगा फॉर फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑफिस को क्रिएट किया गया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे मैनेजमेंट के बारे में और इंप्लीमेंट करे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ट्रेजरी, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका मिड ऑफिस यानी रिस्क। याद रखिए ये चार्ट मैंने इस चार्ट को आपके बुक से कलेक्ट किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। मिड ऑफिस में काम है रिस्क मैनेजमेंट का, फ्रंट ऑफिस का काम है बाय और सेल इन मार्केट का, बैक ऑफिस का काम है वेरिफिकेशन सेटलमेंट ऑफ डील्स का। तो देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों, ये पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है दोस्तों। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और भी लोगों को शेयर कीजिए, और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनका भी बीएफएम का पेपर उनको भी आसान हो जाए और वो भी आसानी से बीएफएम के पेपर को क्रैक कर पाएं दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर अंडर आईआरबी अप्रोच। आईआरबी अप्रोच के अंदर कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन किस चीज का फंक्शन है। ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ऑप्शन बी है लॉस गिवन द डिफॉल्ट, ऑप्शन सी है मैच्योरिटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा आईआरबी अप्रोच में यानी इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में जब आप कैपिटल चार्ज को कंप्यूट करते हैं तो इन तीनों को आप प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर रिटेल बैंक बीएफएम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो कि आप मेरे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसको देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे फोकस हमें ज़्यादा करना है। और बेसिकली ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पे ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डैश रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय पुटिंग इन प्लेस स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम स्पेसिफाइड कंटिजेंसी। यानी किस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम को पुट करके। ए है सॉवरेन रिस्क, दूसरा है कंट्री रिस्क, तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, चौथा है सिस्टमैटिक रिस्क। दोस्तों ये बुक का कटिंग है, देख सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं आप कैसे, तो स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम के थ्रू, कंटीजेंसी प्लान के थ्रू, डिजास्टर कंट्रोल के थ्रू और सफिशिएंट बैकअप मैनेजमेंट के मैन और मशीन के लिए, और डुप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट साइट्स पे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशनल रिस्क। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये मेरा राइटिंग से मैंने कलेक्ट किया है। तो देखिए ये बेसिक पॉइंट वैल्यू से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यदि आप राइटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसे डिक्टेट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बैंक परचेज 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ फेस वैल्यू ऑफ 1060 ईच फॉर 8.5% यील्ड। समझिए इंटरनेशनल बैंक ने 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा है, फेस वैल्यू दे रखा है 1060 रुपया, ठीक है, और कितना परसेंट यील्ड है 8.5% यील्ड है। अब यील्ड में चेंज आ गया, अब यील्ड 8.5 से 9% हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है अदर सिक्योरिटीज का जो वैल्यू था वो घट के हो गया, पहले कितना था बताइए, पहले था 1060, अब वो घट के हो गया 1020। यानी कुल मिलाकर दो काम हो रहा है दोस्तों। पहले सिक्योरिटी का वैल्यू था 1060, अब वो घट के हो गया 1020। पहले जो हमारा जो यील्ड था वो था 8.5, अब वो बढ़ के हो गया 9%। समझ रहे हैं बात को। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन बेसिक पॉइंट वैल्यू। आपको डाटा दिया गया हुआ है, अब इसके बेसिस पे आप बेसिक पॉइंट वैल्यू के चेंज को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन द यील्ड, यानी यदि यील्ड में एक बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये बताना है कि बेसिक पॉइंट वैल्यू में कितना चेंज होगा। ऑप्शन ए है 40 रुपया का, ऑप्शन बी है 50 पैसा का, ऑप्शन सी है 80 पैसा का, ऑप्शन डी है इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। बेसिक पॉइंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए समझते हैं इसे। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो दोस्तों बेसिक पॉइंट वैल्यू का फॉर्मूला है चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन यील्ड।
तो दोस्तों वैल्यू में कितना चेंज हुआ, पहले था 10,060, अब घट के हो गया 1,020, तो 1,060 माइनस 1,020, चेंज इन यील्ड कितना हो गया 9 से लेके 8.5। तो दोस्तों इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 40/40/0.5 यानी 80 पैसा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द यील्ड बाय 100 बेसिस पॉइंट, मान लीजिए यील्ड हमारा 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है इंस्टेड ऑफ 50 बेसिस पॉइंट, पहले 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, अब उस 50 की जगह मान लीजिए 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो दोस्तों हमारा सिक्योरिटी के प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो बेसिक पॉइंट वैल्यू तो हमारा वही रहेगा ना दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वैल्यू अपन चेंज इन यील्ड। तो दोस्तों चेंज इन वैल्यू तो हमारा कितना हो गया, वो तो उतना ही का उतना ही है, लेकिन यहाँ पे यील्ड का चेंज जो है अब क्या हो गया 99 की जगह। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 80 पैसा आपने निकाल लिया। अब समझिए बात को, 100 बेसिस पॉइंट में चेंज कितना आएगा, तो आप 80 पैसा को रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से गुना करके यानी 80 होगा। तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा, ओल्ड फेस वैल्यू माइनस चेंज इन वैल्यू, यानी 1060 माइनस 80 यानी कि 960। समझ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 960। 32 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी को इमीडिएटली सेल कर देते हैं ताकि लॉस को हम स्टॉप कर पाएं, तो उस सेल ट्रांजैक्शन में बैंक कितना लॉस करेगी। तो दोस्तों लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस करंट वैल्यू, परचेज प्राइस माइनस करंट वैल्यू। परचेज प्राइस कितना था 1060, करंट वैल्यू कितना है 1020। समझ रहे बात को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 1020 दिया हुआ था, ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 40 रुपये का 40 का सोल्ड किया जा सकता है। तो पर बॉन्ड जो है यानी एक बॉन्ड पे करेक्ट आंसर है रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी यानी ₹40 पर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी हमारा एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैपिटल और रिजर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बैंक ए का इक्विटी कैपिटल 2000, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर 1500, PCNPS शेयर 1000, जनरल प्रोविजन एंड लॉस 800, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1700, फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन 300। तो CET1 कैपिटल पूछा गया है कितना होगा। तो दोस्तों CET1 कैपिटल का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, मेरा एक वीडियो बना हुआ है कैपिटल कैलकुलेशन का, उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया है, किसे टायर 1 में लेते हैं, किसे टायर 2 में लेते हैं। आप मेरे BFM के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उसमें केस स्टडी भी करवाया है, जितना पॉसिबल चीज़ है मैंने करवाया है उसमें। तो दोस्तों अभी मैं वो चीज़ नहीं समझा रहा हूँ। CET1 में आपका आ जाएगा क्या क्या बताइए, इक्विटी कैपिटल आएगा, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो 45% पे आएगा, 55% का डिस्काउंट होता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 1700 का 45% ले लीजिए। दोस्तों एक यहाँ पे मिस्टेक आपको दिख रहा होगा, मिस्टेक ये है कि ये जो मैंने 25% लिखा है वो गलत है, वो 75% होगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट पे हम लोग फॉरेक्स को लेते हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 75% होगा दोस्तों। 25% डिस्काउंट पे लेते हैं, तो डिस्काउंट यदि 25% लेंगे तो यानी कितना परसेंट लेना होगा बताइए, 75% ही तो लेना होगा। तो 300 का 75% 225 होगा। और दोस्तों PLLPA प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये सब के सब हमारे CET1 के कैपिटल के कंपोनेंट है, सभी को जोड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 3140। अब 81 कैपिटल एडिशनल टायर 1 कैपिटल का अमाउंट बताना है। तो दोस्तों 81 कैपिटल में आता है PNCPS शेयर, मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है। तो PNCPS शेयर कितना दिया हुआ है बताइए, 1000 दिया हुआ है, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है टायर 1 कैपिटल बताना है। तो दोस्तों टायर 1 कैपिटल कुछ और नहीं बल्कि CET1 प्लस 81 है। CET1 हमने निकाला है 3140 और 81 हमने निकाला है 1000 यानी 4140। दोस्तों case study is the best method to understand the concept. So if you are able to solve the case study, so it means your concept become more and more clear. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टायर 2 कैपिटल का अमाउंट पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो टायर 2 कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे बताइए। तो टायर 2 कैपिटल में ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आप पता लिख लीजिए कि जो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो आते हैं, जो जनरल प्रोविजन एंड लॉस हैं वो यहाँ RWA के 1.25% आते हैं, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो आते हैं। तो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1500 है, जो हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस होगा वो RWA कितना है, देखिए RWA आपको 42,000 दिया हुआ है दोस्तों, उसका आप 1.25% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 525, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो 1000 है, जोड़ लीजिए तो 3025 मिल जाएगा। टोटल कैपिटल फंड के लिए क्या कीजिएगा, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल को जोड़ लीजिए यानी 1765 मिल जाएगा। इसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो होता है टोटल कैपिटल फंड अपॉन RWA यानी कि 17.06 अंडर बेसल 3 एडिशनल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, बेसल 3 के अंदर एडिशनल 2.5 कैपिटल ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग मिनिमम CAR रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी केप्ट फॉर। बेसल 3 ये बोलता है कि मिनिमम CAR तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको 2.5% एडिशनल कैपिटल को मेंटेन करना है। आखिर ये किस चीज़ के लिए मेंटेन करना है 2.5%? ऑप्शन ए है कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन बी है कैपिटल फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन सी है कैपिटल कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन डी है कैपिटल कंजर्वेशन बफर के लिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, CCB कहते हैं।
इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये मैंने काफ़ी मेहनत करके इसे आप कलेक्ट किया आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जो CET1 होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है दोस्तों, CET1 कम से कम 5.5% रिस्क बेस्ड एसेट का होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क, समझ रहे हैं बात को। रिस्क वेट एसेट किसका किसका होगा, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों का समझ रहे हैं। सबको जोड़ दीजिए, उसका RWA निकाल लीजिए, उसका 5.5% निकाल लीजिए, तो उतना से ज़्यादा होना चाहिए हमारा CET1। मान लीजिए सबको जोड़ के आपको 100 आ गया, तो 100 का 5.5% कितना होगा बताइए, 5.5 ही तो होगा। तो CET1 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टायर 1 कैपिटल जो है कम से कम 7% RWA का होना चाहिए। CET1 5.5%, टायर 1 और 7%, ठीक है। 10 विद इन द मिनिमम टायर 1 कैपिटल एडिशनल। तो आप जो देखिए, अभी मैंने बताया ना, टायर 1 का 2 पार्ट है, CET1 है और AT1 है। तो बताइए AT1 कितना होगा, तो AT1 जो है मैक्सिमम 1.5% हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कल मैंने एक केस स्टडी करवाया था जिसपे आपको इस कंसेप्ट का यूज हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा। तो मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, CET1 5.5%, AT1 मैक्सिमम है। देखिए CET1 मिनिमम है 5.5%, ठीक है। CET1 मिनिमम कितना है, 5.5% है। जो हमारा टायर 1 मिनिमम कितना है, 7% है, और AT1 मैक्सिमम कितना है, 1.5% है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा मॉड्यूल डी से है। नेटवर्थ 1350 है, RSA 1825 है, RSL सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, RSA हमारा, RSA क्या होता है, रिस्क सेंसिटिव एसेट होता है, 18,251 है। RSL 18,590। मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप DA दिया हुआ है, DA ड्यूरेशन 1.96 और DL दिया हुआ है। देखिए DA मतलब ड्यूरेशन ऑफ एसेट और DL मतलब ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 1.25। तो दोस्तों वेट पूछा गया है, तो दोस्तों वेट का फॉर्मूला होता है RSL/RSA। मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है अपने इंटरेस्ट रेट वाले टॉपिक में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मॉड्यूल डी का क्विक रिवीजन सेशन अवेलेबल है, उसको जरूर जाके देखिए। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को वहाँ क्लियर किए हैं। तो वेट का फॉर्मूला है RSL/RSA, यानी कि करेक्ट आंसर है 1.02। DGAP पूछा गया है, DGAP का फॉर्मूला है DA - W टाइम DL। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताए थे DGAP को याद करने के, यदि आपने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का वीडियो मैंने डाला था, उसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे इस फॉर्मूले को आप रट सकते हैं दोस्तों, जाके देखिए उसे, क्योंकि वही शॉर्ट ट्रिक सब एग्जाम में काम आएगा। तो DGAP का करेक्ट आंसर होगा 0.69। लिवरेज रेशियो पूछा गया है, ये लास्ट साल लिवरेज रेशियो ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फॉर्मूला कम भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से याद करना सिखाया है दोस्तों। तो लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला है RSA अपॉन नेटवर्थ, यानी 13.52 होगा। 43 में आपसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी पूछा गया है, इसका फॉर्मूला है DGAP टाइम्स लिवरेज रेशियो, ये आपको 9.33 ईयर्स मिल जाएगा। इसके बाद पूछा गया दोस्तों, यदि रेट में 200 बेसिक पॉइंट का चेंज आया तो इक्विटी वैल्यू में कितना का ड्रॉप होगा। तो दोस्तों इक्विटी वैल्यू में चेंज इन रेट इंटू MD होता है, यानी 18.66 होगा। अब दोस्तों एक स्टॉक प्राइसिंग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, इसे ध्यान से पढ़िए। 2 स्टॉक है A एंड B, उनका नेगेटिव कोरिलेशन 90% दिया हुआ है उनके बीच का। पोर्टफोलियो के अंदर हमारा स्टॉक A का 200 यूनिट है जिसका मार्केट प्राइस है 100 रुपया। स्टॉक B का 200 यूनिट है, स्टॉक B का 100 यूनिट है जिसका मार्केट प्राइस है 200 रुपया। स्टॉक A का प्राइस जो है 30% ऊपर बढ़ गया, तो आपको पूछा गया कि पोर्टफोलियो पे आपको गेन और लॉस कितना होगा। तो दोस्तों कोरिलेशन कितना है हमारा, 90% का है, यानी 0.90, जो कि हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे दिखा हुआ है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों स्टॉक का जो प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। यदि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस घटेगा, समझ रहे हैं बात को। और किस फैक्टर से घटेगा, तो 0.90 फैक्टर से बढ़ेगा, 0.90 फैक्टर से घटेगा। अब दोस्तों ये बताइए कि स्टॉक ए का प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अभी करंट प्राइस कितना है दोस्तों, अभी करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपया। अब यदि 30% आप इसके प्राइस को बढ़ा देंगे तो अब वो हो जाएगा 130 रुपया, समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों स्टॉक बी के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उतना ही तो घट जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 30% का 0.90 निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 27% मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक बी का उतना घट जाएगा। अभी मैं बताया दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, तो बहुत ही ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये इसमें BFM से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 200 × 1 - 0.27 यानी ₹146। अब दोस्तों बात ये आती है कि आपको गेन कितना हुआ, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। फाइनल प्राइस कितना है हमारा एक स्टॉक का, 130 रुपया है, और टोटल यूनिट कितने हैं, 130, टोटल यूनिट है 200। तो एक सिंपल सी बात है, यदि एक यूनिट स्टॉक ए का है, उसका प्राइस है 130 रुपया, तो 200 यूनिट का दाम कितना हो गया, यूनिटरी मेथड लगाइए, यानी 200 × 130, ठीक है। चलिए अब जरा आ जाइए आप बी के वाले केस में, अच्छा ए वाले केस में। अभी हम पहले ए का ही बात कर रहे हैं। शुरू में प्राइस कितना था ए का, एक स्टॉक का 100 रुपया था, और कितने स्टॉक थे हमारे पास, 200 स्टॉक थे, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 100 × 200। तो दोस्तों आपको गेन कितना का हुआ बताइए,
दोनों को सपरेट कर लीजिए, यानी कि 6,000 रुपये का गेन हुआ स्टॉक ए पे। अब जरा स्टॉक बी पे आ जाइए। स्टॉक बी का इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस तो निकाल लीजिए ना। इनिशियल प्राइस कैसे निकालिएगा? तो स्टॉक बी का कितना था स्टॉक आपके पास, उसका मार्केट वैल्यू था 200 और 100 यूनिट था, तो 100 गुने 200 ये इनिशियल प्राइस हो गया। अब चेंज करके कितना हो गया? चेंज हो गया 146 रुपया, और अभी भी आपके पास 100 यूनिट है, तो 146 गुने 100, तो दोस्तों लॉस आपका हुआ कितने का? -5400 का। तो टोटल मिलाकर आपको यदि ए और बी जोड़ दिया जाए तो आपको 600 रुपया का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जिनका ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने IBPS का एग्जामिनेशन जब दिया होगा तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। तो दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विथ BFM, दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन। सो लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इसी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कैसे से सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और केस स्टडी देखते हैं जिसमें 46 से 50 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। इसमें देखिए इंटरेस्ट अर्न दिया हुआ है 60,000 रुपया, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है 30,000 रुपया, इनकम ऑन सेल दिया हुआ है 400 करोड़, अच्छा सब करोड़ में है डाटा, अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम है 600 करोड़, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है 800 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 12,000 करोड़। तो पहले में पूछा गया है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क के लिए ग्रॉस इनकम का अमाउंट बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड, तो उस बेसिस से आप ग्रॉस इनकम निकाल सकते हैं। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। उसके बाद सेकंड में पूछा गया है कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर BIA कितना होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डाटा का, ठीक है। अब दोस्तों कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर BIA का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि पहले में जो आपने ग्रॉस इनकम निकाला उसका 15% निकाल लीजिए। दोस्तों यदि इसे अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा एक 15 मिनट का वीडियो ही ऑपरेशनल रिस्क पे केस स्टडी का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली आर्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को कहा गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर नॉट इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आप लोग मेरे जो ये सेशन को देख रहे हैं आप एक काम कीजिएगा, जितने भी फॉर्मुलेस आ रहे हैं सामने उसका नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करने में वही सब फॉर्मूला काम आएगा और उसी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का लेसन और बनाऊँ तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। यदि ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो ये मुझे भी मोटिवेट करेगा कि मैं भी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ इस तरह के, और आपको ये फ़ायदा होगा और ज़्यादा चांस रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन आने के लिए। तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।